मोशन चैप्टर शुरू किया था, कल क्या क्या देख लिए थे? न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ में हमने इंपल्स के बारे में बात किया। अभी देखते हैं सिंपल सा आज कितना तारीख है? 10 आप देखो इंपल्स लास्ट क्लास में बात किया था। इंपल्स क्या बोलते हैं? लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो हम देख रहे हैं, बात सुनो, इंपल्स मोमेंटम या फिर हम ये जो मोमेंटम पा रहे हैं, जो एमवी हमने कहा था वो लीनियर मोमेंटम। वो क्या था? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब सीधा लगने वाला, स्ट्रेट लाइन में बात करने वाला। इंपल्स लीनियर मोमेंटम तो रोटेशन के केस में एंगुलर मोमेंटम है। अभी हम इंपल्स मोमेंटम या इंपल्स लीनियर मोमेंटम। अब देखो सही लिखा है वी नो। हाँ ध्यान दो, हमने लिखा है वी नो, आई नो नहीं लिखा है, वो उन्हीं के साथ लिखा वी नो, पता होना चाहिए आपको। बताया इंपल्स आई इक्वल टू क्या लिखते हैं? एफ इनटू के, लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। अच्छा, हमको न्यूटन सेकंड लॉ से पता है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, शॉर्ट में लिखा है एनएसएफ, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ से पता है ना एफ इक्वल टू क्या बोलते हैं? डेल पी बाई डेल टी। सेकंड लॉ से बोलते थे एफ इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी, या फिर यहां से लिखेंगे डेल पी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डेल पी इक्वल टू क्या बोलेंगे? एफ इनटू डेल टी। डेल पी इक्वल टू बोल सकते हैं एफ इनटू डेल टी। अब जरा देख के बताओ, इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोल दिया इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से दोनों का आरएचएस इक्वल है, दोनों में एफ इनटू डेल टी है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? 1 एंड 2 आरएचएस इक्वल है, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डेल टी, यानी इंपल्स इक्वल टू चेंजिंग मोमेंटम या चेंजिंग लीनियर मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? इंपल्स लीनियर मोमेंटम। बात समझना है? अब देखो इसमें आगे बात करते हैं। न्यूटन फर्स्ट एंड सेकंड लॉ हो चुका था, न्यूटन थर्ड लॉ, या इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। इसको लॉ ऑफ एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। लॉ नाम से पता चल रहा है, जल्दी से बता दो। थर्ड लॉ क्या सबसे आसान इक्वल है नंबर टू एक्स, क्या बोलते हैं? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल टू एवरी एक्शन। लिख लो स्टेटमेंट, न्यूटन थर्ड लॉ, the law of acceleration. Newton's third law लिखना, every action should Newton's third law, every action there is equal and opposite reaction. Every action there is equal and opposite reaction. Equal and opposite reaction which acts at two different bodies, which acts at two different bodies, which acts at two different bodies। ये जरूरी है कि every action there is equal to opposite reaction, जो दो different body के काम कर रहा है। मतलब सेम बॉडी अपना ही एक्शन देके अपना ही रिएक्शन नहीं दिख रहा है। मान लो हम दीवार पे या बोर्ड पे एक्शन कर रहे हैं, हम फोर्स लगा रहे हैं, जितना फोर्स हम दीवार पे लगा रहे हैं या बोर्ड पे, उतना ही फोर्स बोर्ड क्या होगा? उल्टे डायरेक्शन पे हम पे लगाएगा। अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये भी 5 न्यूटन का लगाएगा, बट किधर लगाएगा? उल्टे डायरेक्शन में। बस समझना है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल रिएक्शन व्हिच एक्ट्स एट टू डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी। ये नहीं होगा आपके हाथी एक्शन करेगा, रिएक्शन भी हाथी देगा। हाथ एक्शन करेगा, रिएक्शन दूसरी बॉडी देगी, दीवार है तो दीवार। तो दो बॉडी का होना जरूरी है एक्शन रिएक्शन के लिए, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे कांटेक्ट फोर्स वगैरह क्या है, समझेंगे। या मैं लिख रहा हूँ सिंपल, समझो जरा, मैं लिख रहा हूँ FAB। इसका मतलब क्या है?
फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पे फोर्स कौन लगा रहा है, बी, इक्वल टू हम बोलेंगे, समझो वेक्टर पढ़े हैं, एफ डी ए लगा देंगे माइनस, इसका मतलब है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, माइनस साइन का मतलब क्या है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, तो ए बी पे जितना फोर्स लगाएगा बी ए पे भी उतना ही लगाएगा बट उल्टे डायरेक्शन में। अगर कोई बॉडी ये हाथ ये है, बी पे जितना लगाएगा तो ये भी उस पे क्या होगा, उल्टे डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब हम इन पे बात करेंगे, बहुत सारी चीजें देखेंगे, देखते हैं। तीनों लॉ का बेसिक हो चुका, बातें हो चुकी है। अब जरा इन पे क्वेश्चन करते हैं, पहले यानी कि सेकंड लॉ तक देखेंगे, फिर आगे और भी क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं कुछ सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं। तो एक क्वेश्चन जल्दी से आंसर लिख सकते हो क्वेश्चन। A constant force acts on two different bodies. A constant force acts on two different bodies, and their accelerations are a1 and a2 respectively. Accelerations are a1 and a2 respectively. ठीक है? Now the same force is applied. उतना ही force is applied on their combination. Same force is applied on their combination. मतलब combine कर दिया. On their combination. Then find combined acceleration. आपका ऑप्शन है then find combined acceleration, ऑप्शन है a1 plus a2 by 2, ऑप्शन बी लिखना है, लिखो 2a1 a2 by a1 plus a, कॉम्बिनेशन एक्सेलेरेशन a1 a2 by a1 plus a, और d है none of these। ये चार ऑप्शन है, आसान से क्वेश्चन है। देखो दो बालक बता रहे हो सी और एक बालक कुछ ये भी बता दे रहा है, सी बता रहे हो मेजॉरिटी, तो चलो ठीक है देखते हैं। क्वेश्चन समझो क्या बोला गया है कि दो ऑब्जेक्ट का डिफरेंट का, एक का एक्सेलरेशन a1 है और a2 है, और दोनों पे क्या लगाया जा रहा है, सेम फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, और उतना ही फोर्स फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में लगाया जा रहा है। मान लो शुरू में दोनों अलग अलग था, दोनों पे जो फोर्स लगाया जा रहा है वो फोर्स हमने मान लिया कुछ सेम है। तो बताओ कि पहले ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, F इक्वल टू ma होता है ना। अगर दो ऑब्जेक्ट पे फोर्स सेम है, एक्सेलरेशन अलग है, तो मास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। फोर्स सेम ऐसा हो सकता है अलग अलग एक्सेलरेशन पे फोर्स सेम हो जाए, वो नहीं पॉसिबल है, वो उसको मास को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दोनों का मास है, पहले ऑब्जेक्ट का मास मान लिया, मान लो m1, F इक्वल टू ma होता है, m इक्वल टू क्या होगा, F by a, m1 इक्वल टू लिख सकते हैं F by a। उसी तरह से दूसरे ऑब्जेक्ट का मास मान लिया m2, सेमी फोर्स बोला गया F लग रहा है, F इक्वल टू m इक्वल टू क्या होगा, F by a, और बोला उतना ही फोर्स फिर उनके किस पे लग रहा है, कॉम्बिनेशन पे। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन पे देखना चाहूंगा तो दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब टोटल मास अब क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और फोर्स अब भी क्या बोला गया, F ही लग रहा है, टोटल फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास अब क्या हो गया, अगर कंबाइन हो गया तो m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन कुछ होगा, कॉम्बिनेशन में एक्सेलरेशन हमने मान लिया a, कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन मान लिया आपने a, हमको क्या निकालना है, ये तो निकालना है। तो एक काम करें, f m1 की जगह लिख सकते हैं f by a, इसे लिखा कि दोनों में f कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। m2 की जगह लिख सकते हैं f by a,
इनटू क्या होगा 8, पता नहीं समझ में? तो सबसे क्या हो गया, f कॉमन ले लिया, इससे f कॉमन लिया, इससे f कॉमन लिया, इसका काम तमाम कैंसिल। तो इधर क्या आ गया, लेफ्ट साइड 1, यानी कि अगर मैं लिखता हूँ a इक्वल टू, या फिर इधर ही लिखो 1 इक्वल टू 1/a1 प्लस 1/a2 बचेगा, 1/a1 a2 का एलसीएम लेंगे क्या होगा a1 a2, और इधर जाएगा तो a2 प्लस a1 बोलो या a1 प्लस a2 बोलो, बात एक ही है। a2 प्लस a1 इंटू a इक्वल टू क्या हो गया, इधर कैंसिल हुआ 1, यहाँ से सिंपली a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा a1 a2 क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे a2 प्लस a1 बोलो या a1 प्लस a2 बोलो, प्लस एक बात ये आंसर आ गया ना, यानी कितना आ गया सी। तो हमको सिंपली दिक्कत होगी शुरू में कैसे सोचे कि क्या करना है, तो हमको ये पता है कॉम्बिनेशन का निकालना है एक्सीलरेशन, कॉम्बिनेशन का F फोर्स माना तो F इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 इनटू। अब फर्स्ट ये है कि F तो चलो हमने माना है, ठीक है, A हमको निकालना है, ये चाहिए, m1 m2 तो क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो m1 m2 को क्या लिख सकते हैं, m1 को f/, m2 को f/2 से फायदा क्या हुआ, कैंसिल हो गया, समझ आया? तो दिक्कत नोट कर, ये भी सिंपल है। A block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg is placed, 2 kg is placed on a long frictionless horizontal table, on a long frictionless horizontal table। तो फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, फ्रिक्शनलेस इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन चैप्टर पढ़े नहीं है तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जान रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना है। अगला पढ़ेंगे फ्रिक्शन चैप्टर को देखा जाएगा। तो अभी फिलहाल लॉन्ग फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल इज पुल्ड horizontally by a constant force F, pulled horizontally by a constant force capital F, ठीक है। It is found to move 10 meter, in first 2 seconds, it is found to move 10 meter बोलते लिखा है in first 2 seconds, find f, तो f की वैल्यू बता दो, सिंपल है, जल्दी से बताओ, then find f। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, हमको क्या बताना है, फोर्स बताना है, मास गिवन है, तो सिंपल मेरे दिमाग में क्या होना चाहिए, फोर्स बताना है, मास गिवन है, F इक्वल टू m गिवन है, A पता लग जाए, m गिवन है, A पता लग जाए तो क्वेश्चन हो जाएगा, बस A ही तो पता करना है। अब A कैसे पता करेंगे, कभी भी ऐसे भी पता हो या कभी भी इस टाइप का दिया हो ना स्टेटमेंट, इसका मतलब है आपसे इक्वेशन ऑफ मोशन लगवाना चाह रहा है कि 10 मीटर इन 2 सेकेंड या स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड कितना चला इतने सेकेंड में। तो कहने का मतलब क्या है, क्या दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है 10 मीटर कितने देर में, 2 सेकेंड में, और हमको पता करना है क्या एक्सीलरेशन, यानी हमको s दे रखा है, t दे रखा है, a पता करना है, और शुरू में ब्लॉक क्या था, प्लेस्ड था, प्लेस्ड का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 था, तो हमको u भी पता है, u पता है, s पता है, t पता है, a पता करना है। क्या इक्वेशन है, s इक्वल टू ut प्लस s u at है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पे s कितना पता है 10 मीटर, u इनिशियली क्या है 0, ये टर्म 0 ही जाएगा, 0 * t लिखने का मतलब नहीं है, प्लस हाफ a निकालना है, t कितना दिया है 2 सेकंड में, ऐसा हो रहा है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 2 क्या होएगा 2, तो इधर आएगा 10 बाय कितना हो जाएगा 10 बाय, ये 4 क्या हुआ 2, इधर आएगा तो क्या होगा 2, 10 बाय 2 का मतलब क्या है 5, यही तो पता करना है। क्वेश्चन आ गया, एक्सेलरेशन पता हो गया, क्वेश्चन हो गया। F इक्वल टू सिंपली ma, m क्या दिया है 2, a क्या दिया है 5, 2 * 5 क्या हो गया, ये बहुत आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसी को दूर कर लें नहीं क्वेश्चन
क्वेश्चन ये अच्छा बोलेगा ना बोले तो ऐसा देखो, ए बॉल strikes the ball, a ball strikes, टक्कर हो रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, strikes the ball normally, strikes the ball normally, normally मतलब क्या है, perpendicular, normally, and rebound with same speed, and rebound with same speed, then find the force between ball and ball, force between ball and ball, बॉल एंड दीवार, ठीक है, बॉल करके लो, बॉल एंड दीवार, इफ टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज गिवन, मतलब कॉलिजन का टाइम, टकराने का टाइम इज स्मॉल, मतलब सर ये कुछ इंटीजर बेस में नहीं था, टाइम ऑफ इम्पैक्ट नहीं, ये आंसर चाहिए। अच्छा मैंने मास वगैरह नहीं दिया ना, तो लिख या फिर कुछ मान लो, मास ऑफ बॉल क्या दिया है, m दिया है, गिवन लिखो, गिवन मास ऑफ बॉल को दे रखा है कुछ m, और स्पीड जिससे टकराया वो दे रखा है v, मास ऑफ बॉल m और स्पीड ऑफ बॉल दे रखा है v, मतलब m मास का बॉल है, v स्पीड से जा रहा है, दीवार से नॉर्मली टकरा है, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर ऐसे टकरा है, और लौट रहा है विद सेम स्पीड, रिबाउंड विद सेम स्पीड, और कैसे लौट रहा है, तो नॉर्मली लौट रहा है, लिखा है रिबाउंड विद सेम स्पीड नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर टकरा रहा है और ऐसे ही नॉर्मली लौट जा रहा है सेम स्पीड से, ठीक है। तो आपको बताना है फोर्स कितना लग रहा है बॉल और बॉल के बीच में। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर पहले करे होंगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा। पहले किए हो इस टाइप का, याद कर सकते हो, ट्राई करते हैं। अच्छा करो किए हो इस टाइप का प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, F इक्वल टू एम ए तो हम यूज करते हैं, F इक्वल टू दो चीजें हैं, एक तो होता है डेल पी बाई डेल टी, होता है ना, उसी से आता है सेकेंड लॉ में F इक्वल टू एम ए आता है। तो एम ए ऑब्वियसली तब यूज करेंगे एम पता हो, ए पता हो, यहाँ ए का जिक्र कहीं नहीं किया गया, यहाँ V के बारे में बात किया गया है, यहाँ पे V के बारे में बात किया, तो हमको M पता है और V आना जाना पता है, तो फिर हम M और V के टर्म में, यानी V में चेंज हो रहा है, उस टर्म में क्या निकलता है, उस टर्म में मोमेंटम निकलता है। तो F का एक फॉर्मूला तुम्हारे पास लॉ से, सेकंड लॉ से डेल पी बाई डेल टी है, और P का लेना देना किससे, मास और वेलोसिटी से। यहाँ हमको वेलोसिटी के बारे में ही बात किया गया कि स्पीड गया, टकराया, डायरेक्शन चेंज करके लौटा, तो हमको वेलोसिटी के बारे में जिक्र किया गया, उसी को यूज करना चाहिए। क्वेश्चन किए क्या हो, क्वेश्चन ट्राई करने को दिया ना, क्या था क्वेश्चन जरा बताओगे। लिखा था है क्या कि ए बॉल स्ट्राइक्स द वॉल नॉर्मली, नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली, एंड रिटर्न बैक विद द सेम स्पीड। ठीक, क्वेश्चन समझो इस कॉन्सेप्ट को। बॉल मतलब आया दीवार से, मान लो दीवार से टकराया और v स्पीड से मान लो टकराया, टकराने के बाद उसी स्पीड से लौट गया, या 10 मीटर पर सेकंड से मान लो टकराया, टकराने के बाद 10 से ही लौट गया परपेंडिकुलरली। ठीक, नॉर्मली टकराएगा, नॉर्मली ही टकराने के बाद लौटा, सेम स्पीड से लौटा। आपको क्या बताना था, टाइम ऑफ इंपैक्ट दिया था, कॉलिजन कितना देर का टाइम है वो दिया था, और बताना था क्या, फोर्स बिटवीन वॉल एंड बॉल। ठीक, तो समझना कॉन्सेप्ट को। देखो फोर्स निकालने का अब तक जो पढ़े एक तो तरीका, ठीक है, मास कांस्टेंट होता है तो एम ए यूज करते हैं, पर यहां पे हमको क्या दिया, हमको स्पीड के बारे में जिक्र किया है। तो स्पीड के बारे में फोर्स का कॉन्सेप्ट देखें तो स्पीड और फोर्स का रिलेशन है हमारे पास, कोई एक रिलेशन है ना, न्यूटन सेकेंड लॉ, डेल पी बाई डेल टी, क्योंकि यही मोमेंटम ही मास और स्पीड के कंबाइंड इफेक्ट्स को डील करता है। मास और वेलोसिटी का कंबाइंड इफेक्ट को मोमेंटम बोलते हैं, तो एमवी का कॉन्सेप्ट मोमेंटम से आ सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना जो बता रहा हूं कि एक बॉल है, क्या बोला गया, ये बॉल ऐसे आया, इससे टकराया, ऐसे आया और टकराने के बाद सेम पाथ पे लौट गया। ठीक है, तो बॉल ऐसे टकराया, टकराने के बाद सेम पाथ पे लौट गया।
गया किससे, गया v से, और टकराने के बाद भी किससे लौटा, v से ही। तो मान लो जाने का स्पीड v है, लौटने का स्पीड v क्या है, v ही है, ठीक। अच्छा, दोनों सेम है। अगर मैं डायरेक्शन वाइज लिखता हूं, जरा समझना कि चेंज इन मोमेंटम बोलूंगा, मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैं चेंज इन मोमेंटम अगर डेल्टा पी बोलता हूं, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल को मान लो लिख लिया पी फाइनल या P2 जैसे लिखना है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। चेंज का हमेशा मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। अब किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस मान लो तो दूसरा डायरेक्शन क्या हो जाता है, माइनस। चाहे जो भी डायरेक्शन इच्छा, जाने वाली डायरेक्शन प्लस मान लो या लौटने वाली डायरेक्शन प्लस मान लो, जो भी इच्छा मान लो, कौन सा मानना चाहते हो, चलो जाने वाला प्लस मान लिया, तो लौटने वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस। दोनों में मैग्नीट्यूड वाइज कोई फर्क नहीं है, बस डायरेक्शन दो अपोजिट है। अगर जाने वाले को हमने प्लस माना, एज्यूम किया, लेट ये प्लस माना, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम मोमेंटम क्या लिखते हैं, P फाइनल माइनस P इनिशियल। मान लो इस ऑब्जेक्ट का मास है m, मास दिया था ना m, ठीक। तो मुझे बताओ मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी mv, और इनिशियल मोमेंटम भी क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, सेम स्पीड दिया है mv। पर लौटने वाली की डायरेक्शन क्या लिखेंगे, प्लस की माइनस, हमने जो कन्वेंशन लिया उस हिसाब से माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस mv P फाइनल। समझ में आ रही बात। और P इनिशियल क्या लिखेंगे, प्लस mv की माइनस mv, जल्दी बताओ, प्लस mv। v चूंकि मास और वेलोसिटी वेक्टर है तो जाने की डायरेक्शन को हमने क्या लिया, प्लस, तो क्या लिखेंगे, प्लस mv, ये प्लस mv। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 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 2mv। बात समझ में आ रही है। यानी चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, माइनस 2mv। माइनस साइन का मतलब कुछ नहीं है, माइनस साइन यहां पे डायरेक्शन बता रहा है, माइनस साइन क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। तो ये कितना हो गया, माइनस 2mv। अगर मैं न्यूटन सेकेंड लॉ से फ्रॉम, अगर सिंपल बोलता हूं न्यूटन सेकेंड लॉ, NSL न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ सिंपली क्या बोलता है, F इक्वल टू डेल पी बाई डेल टी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज अगर बात करें तो ये कितना है, 2mv मैग्नीट्यूड वाइज। माइनस तो इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस डायरेक्शन को प्लस लिया, लौटने को माइनस लिया। अगर उल्टा लेते, जाने को माइनस लेते, लौटने को प्लस लेते, तो ये प्लस 2mv आता। तो प्लस माइनस केवल डायरेक्शन बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड अगर देखते हैं तो F इक्वल टू 2mv और टाइम ऑफ कॉलिजन दिया था t, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2mv बाई टी। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर आप माइनस के साथ एज्यूम कर रहे हो, चलो माइनस यहां लिखना है, माइनस 2mv बाई टी डायरेक्शन। तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोला था, याद करो स्टेटमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड दिस चेंज अकर्स इन द डायरेक्शन इन विच फोर्स इज अप्लाइड। तो जिधर फोर्स अप्लाई करेंगे उस डायरेक्शन में चेंज होगा। तो जब इधर फोर्स अप्लाई किए ना, तो चेंज अकर्स इन द डायरेक्शन। अब फिर दीवार से कॉलिजन के बाद एक्शन का रिएक्शन किधर मिलेगा, इधर। तो बाद नेट फोर्स किधर हो गया, बाद में फोर्स ने डायरेक्शन क्या कर दिया, इस साइड नेगेटिव, और इस साइड डायरेक्शन को हमने क्या लिया, माइनस। तो ये माइनस 2mv माइनस ये बता रहा है। समझ में आई बात। तो खैर हमको इससे मतलब है, तो F इक्वल टू 2mv बाई टी नोट कर लो, नोट कर लो। देखो क्वेश्चन समझ गए ना, कुछ खास नहीं है आपको। F इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो ये कितना आया, 2mv बाई टी। इसी में डेटा दे दिया था कि मास समथिंग इतना है, स्पीड इतना है, टाइम ऑफ इंपैक्ट ये है, मास मान लो कुछ बोल दिया से 100 ग्राम, ये बोल दिया स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम ऑफ इंपैक्ट बता दिया कुछ 5 सेकेंड। तो सॉल्व करके हम F बता देंगे, ठीक है। ये कैसे टकराया, परपेंडिकुलर टकराया नॉर्मली, और नॉर्मली ही क्या हुआ, वापस आया। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला, अगर किसी एंगल पे टकराएगा, अगर एंगल पे टकराएगा ना, तो टकरा के भी एंगल पे ही वापस आएगा। कहने का मतलब समझो, अगर ऐसे टकराया है ना, तो टकरा के वापस भी क्या जाएगा, एंगल पे ही जाएगा। अगर बॉल आया ऐसे टकराएगा, तो टकरा के अगर एंगल पे टकराया तो टकराने के बाद एंगल पे ही वापस जाएगा। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो जरा, लिखो लिखो। ए बॉल ऑफ मास, ए बॉल ऑफ मास कुछ लिख लो। ए बॉल ऑफ मास कितना लिखोगे, मास 100 ग्राम लिखो। ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम कोलाइड्स विथ 100 ग्राम कोलाइड्स विथ
wall 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 at an angle 30 degree with the wall. किससे एंगल बता रखा होगा? 30 डिग्री with the wall, 30 डिग्री with the wall with speed, 30 डिग्री with the wall with speed 10 meter per second, with speed 10 meter per second, and after the collision it returns downward with same speed at an angle 30 degree with wall. उतनी एंगल पे at an angle 30 degree with the wall, 30 degree with the wall, 30 degree with the wall. If time of impact is 10 millisecond, if the time of impact बोर्ड पे लिखा है is 10 millisecond, then find the force between ball and wall. फोर्स बिटवीन बॉल एंड वॉल. क्वेश्चन में समझा देता हूं, बाकी ट्राई करो. पहले की तरह ही क्वेश्चन है, बस पहले और अभी में अंतर यह है कि वहां पे नॉर्मली टकरा रहा था, अब ये किसी एंगल पे टकरा रहा है. ऐसे टकराया और टकरा के ऐसे लौट गया. समझ लो जरा क्वेश्चन. ऐसे टकराया, टकरा के ऐसे लौट गया. और क्वेश्चन में बता रखा होगा किससे एंगल. तो क्वेश्चन में बता रखा है किससे 30 डिग्री है, वॉल से. तो जिससे भी बोलेगा उससे लेंगे. यहां एंगल बताया गया वॉल से 30, तो हम 30 किससे लेंगे? वॉल से, यानी ये एंगल 30 दे रखा है. ठीक. और अगर और लौटता कितना है, वो भी 30 किससे? यहां भी वॉल से, सेम पे ही लौटेगा. ठीक है. अगर यहां पे लिखा होता कि 30 डिग्री एंगल विथ हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर टू दी वॉल के डायरेक्शन से, तो 30 फिर यहां से लेते. हॉरिजॉन्टल से 30 तो इससे लेते हैं, वॉल से 30 तो ये लेंगे. जिससे क्वेश्चन में कहा जाएगा उसी से लेंगे. पुराना क्वेश्चन ये एक ही टाइप का क्वेश्चन है, बस क्या है ध्यान रखो कि ये कैसी क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है. तो हम जब भी सबट्रैक्ट करेंगे वेक्टर को ध्यान में रखते हुए करेंगे. तो आप कैसे करोगे? एक्स के अलॉन्ग अलग होगा, हॉरिजॉन्टल अलग होगा, वर्टिकल अलग होगा. कैसे कंपोनेंट लेके करेंगे, ट्राई करो. 2-3 मिनट देखो. देखो इस क्वेश्चन को करना हो तो पहले क्या था कि एक ही, मान लो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x मान लिया, तो बस एक ही एक्सिस के अलॉन्ग जाने का मोमेंटम, आने का मोमेंटम दोनों एक ही एक्सिस के अलॉन्ग था, तो हम सीधा चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए. अब अगर देखोगे जाना ये है, आना ये है, दोनों कोई एक प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? दोनों का कंपोनेंट लोगे किसी एंगल पे है. अब कंपोनेंट की डायरेक्शन वही रहेगी अकॉर्डिंग टू एरो. तो एरो किधर है? नीचे की तरफ. कैप को समझ लो एरो की डायरेक्शन, वेक्टर की डायरेक्शन. तो इसका एरो इधर है. 2 कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट कैप का इधर जाएगा. समझना, एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा. तो अगर जाने वाले को थोड़ी देर के लिए मान लो ये है स्पीड v और लौटने वाला भी स्पीड क्या है? v. ठीक. अगर मैं जाने वाले का यह कलर चेंज कर देता हूं, तो चूंकि आगे लिखूंगा तो आपको दोनों आना जाना में कंफ्यूजन ना हो, तो ये इसको लिख लिया, जाने वाला भी स्पीड सेम है, v है. ठीक है. अब जरा एक बात समझो, थोड़ी देर के लिए मैं इसको लिखता हूं. चलो, ये एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कॉस. और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन. तो v का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos 30. चूंकि एरो नीचे की तरफ है तो इसका भी इधर ही होगा, नीचे की तरफ. ये कंपोनेंट है, एरो इधर जाएगा, इसका एरो इस तरफ जाएगा. और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v sin 30. एंगल के साथ वाला cos, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है? साइन. इसमें कोई तकलीफ? इसी तरह से इसका एरो क्या है? नीचे की तरफ. कंपोनेंट समझना, एक कंपोनेंट इधर आएगा एंगल के साथ वाला cos, और दूसरा क्या होगा? साइन. कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है. मैंने कई बार कंपोनेंट बताया है, एंगल के साथ वाला क्या लेते हैं? cos, दूसरा साइन. वेक्टर में भी बहुत डिटेल में बताया है. तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? v cos 30.
और इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा ब्लू वाला, इसका कंपोनेंट v sin 30। पहले बताओ ये इतना तक क्लियर है, ये कंपोनेंट लेना क्लियर है सबको। देखो अब क्या करते हैं, कुछ मान लो कि हॉरिजॉन्टल को हमने x मान लिया, वर्टिकल को y मान लिया। मान लो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को, बेसिक जो दिमाग में हमारे चलते रहता है कि इसको हमने x मान लिया, ये x एक्सिस, और इसको मान लिया y एक्सिस, ठीक। जैसे प्लस माइनस x एक्सिस लिखते थे, प्लस माइनस y, वही चल रहा है। अब एक बात समझो, अब मैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और हॉरिजॉन्टल को मैंने यहाँ पे x मान लिया, तो अलोंग x डायरेक्शन। तो अलोंग अगर हॉरिजॉन्टल इसको x बोला है, तो इसके अलोंग मोमेंटम में चेंज क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। पर मोमेंटम में चेंज किसके अलोंग कर रहे हैं, डेल p x के अलोंग। तो x के अलोंग फाइनल मोमेंटम माइनस x के अलोंग इनिशियल मोमेंटम। किसी भी एक डायरेक्शन को प्लस मान लो तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस। आप कुछ भी मान सकते हो, मैं आसानी के लिए दिमाग में जो चलता है तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लस माइनस मानते हैं वही मान लेता हूं। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वही मानो, आप उसका उल्टा भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इस डायरेक्शन को प्लस मान लिया, इधर को मान लिया माइनस, ठीक। तो राइट साइड को मैंने प्लस मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, जल्दी बताओ। मैंने राइट को प्लस मान लिया, इसको प्लस मान लिया, और y एक्सिस में अपवर्ड को प्लस मान लिया। y एक्सिस में अपवर्ड को प्लस मान लिया, तो डाउनवर्ड क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर मैंने इधर प्लस माना है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो एक बात बताओ, चेंज लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो दोनों में से फाइनल कौन है, माइनस। मतलब ये v sin 30, ये वाला ब्लू वाला जो लिखे हैं, तो v sin 30 है, प्लस की माइनस, ये किधर है, माइनस। तो मैं क्या लिखूंगा, समझना, माइनस, मैं v में ये भी लेके चलता हूं, माइनस v sin 30। तो चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस चेंज का माइनस है, ये डायरेक्शन का माइनस है। बात समझ में आ रही है। इनिशियल क्या है, v sin 30। तो v sin 30 किधर, प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे राइट साइड। अच्छा मोमेंटम लिखा है तो m से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप चेंज इन v निकाल लो, बाद में मोमेंटम कर लेना, जैसे करना चाहते हो। तो मोमेंटम इनटू मास, तो दोनों को इनटू मास से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2mv sin 30, वैल्यू तो हम बाद में रख देंगे, अभी केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ये हो गया x के अलोंग। अब देख रहे हैं हमने वर्टिकल को y मान लिया, तो अलोंग y डायरेक्शन, ठीक। तो y डायरेक्शन, ठीक। अब y के अलोंग बताओ ये किधर है, डाउनवर्ड की अपवर्ड, और ये नहीं, वो है डाउनवर्ड, डायरेक्शन दिख रहा है ना, डायरेक्शन मैंने बना ही चुका है, देखना, देख के बताना है ये क्या है, डाउनवर्ड की अपवर्ड, नीचे जा रहा है। नीचे मतलब डाउनवर्ड, और ये तो डाउनवर्ड, दोनों डाउनवर्ड दिख रहा है ना, दोनों का एरो तो नीचे बना है ना। इसका कंपोनेंट जब लेने जाओगे तो एरो भी इधर ही जाएगा ना, कंपोनेंट इसका लेने जाओगे इधर, दोनों डाउनवर्ड है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो चेंज करोगे तो क्या आएगा, चेंज करोगे तो क्या आएगा, चेंज करोगे तो जीरो आएगा। m बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मान लो डाउनवर्ड माइनस लिखोगे या डाउनवर्ड प्लस लिखो, जो इच्छा आपको। अगर डाउनवर्ड प्लस ही लिखोगे तो भी लिख सकते हो, माइनस लिखोगे तो भी लिख सकते हो। चलो माइनस लिखा, माइनस ही दिमाग में रखो, ऐसे बाद में प्रैक्टिस हो गई, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, पर समझाने के लिए भी मैं लिख रहा हूं। तो फाइनल क्या लिखेंगे, mv cos 30, मैं m से मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में, तो माइनस v cos 30 नीचे। फिर चेंज का क्या होगा, माइनस, ये चेंज का, और इनिशियल y के लॉन्ग, तो इनिशियल y के लॉन्ग क्या है, ये है, वो कितना है, प्लस की माइनस, माइनस, दोनों माइनस है, माइनस v cos 30, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। m से भी मल्टीप्लाई कर दो, चूंकि मोमेंटम लिखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसका वैल्यू तो वही आएगी, इनटू m। तो ये क्या जीरो नहीं हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अलोंग y, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस v cos 30 माइनस v cos 30 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी हमको सीधा दिख रहा था, दोनों एक ही डायरेक्शन में था ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में था, तो जीरो ही होगा ना। तो y के अलोंग मोमेंटम क्या होगा, जीरो। केवल मोमेंटम टोटल किसके अलोंग बचा, x के अलोंग। तो ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी था, तो हमको डायरेक्शन से मतलब है, तो एक्स वाई अलग अलग देखना पड़ा, वहां केवल एक ही एक्सिस था तो नहीं देखना पड़ा। तो अब सिंपली f निकालना है, तो अब तो हो ही गया, मेन काम हो गया, अब बस फॉर्मूला लिखना है। तो f इक्वल टू क्या होता है, डेल p बाई डेल टी। डेल p मतलब क्या होता है, टोटल मोमेंटम, नेट मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, नेट मोमेंटम। f इक्वल टू डेल p बाई डेल टी। तो मैं क्या लिखूंगा, f इक्वल टू डेल p, जरा बात समझो, बाय डेल टी। अब डेल p जो नेट है मेरा केवल x वाला है,
y तो 0 है, तो नेट क्या होगा, दिस प्लस दिस, तो दिस माइनस 2mb साइन 30 प्लस 0, यही होगा माइनस 2mb साइन 30। मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2mv साइन 30 बाय t। अब तो सिंपली सॉल्व करना, सारा डेटा गिवन है, बस सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर लो, सबको एसआई में कन्वर्ट कर लेते हैं। मास कितना दिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम मास दिया है, इसको केजी में बदलोगे क्या करोगे, हाँ बिल्कुल 0.1। तो मास दिया 100 ग्राम, डिवाइड बाय 1000 करोगे, तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो कितना होगा 0.1, 100 डिवाइड बाय 1000, 1010 गया 0.1 केजी, कोई दुख तकलीफ नहीं, तो 0.1। v कितना दिया था 10 दिया ना, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये 10 दिया है और साइन 30 की वैल्यू क्या 1/2, और टाइम ऑफ इंपैक्ट दिया है 10 मिली सेकेंड। तो एसआई में सेकंड में, मिली का मतलब क्या कितना होता है, कुछ बेसिक प्रेफिक्स बताया था यूनिट मेजरमेंट में, फिर गड़बड़ बेसिक है यार, बचपन में करते आ रहे हो ना इतना तक, तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर पढ़े हो ना। बेसिक किसको रखते हैं, मीटर, मीटर से नीचे बढ़ते जाते हैं 10 की पावर छोटा होता जाता है, ऊपर जाते हैं 10 की पावर क्या होता है बढ़ता जाता है। मिली 1 सेंटी 2 डेसी, मिली सेंटी डेसी, फिर मीटर आता है, 3 का गैप है ना, 10 की पावर क्या होती है -3। तो मिली का मतलब कुछ कुछ बेसिक याद होना चाहिए अच्छे से, मैंने मैथमेटिकल टूल्स में उधर बताया था आपको, यूनिट मेजरमेंट सॉरी। तो मिली कितना होता है, मिली मतलब मिल गई 10 की पावर -3, लिखते कैसे स्मॉल m से। अगर छोटे यूनिट में जाओगे तो कम से कम, और बताया तो बहुत सारा था लेकिन कुछ तो एकदम याद होना चाहिए, पिको को भी है लेकिन इतना तो किसी हाल में याद होना। माइक्रो कितना होता है 10 टू द पावर -6, मीटर से कंपेयर करेंगे 10 टू द पावर -6 मीटर, इसलिए बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया या ये सबको वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसका साइज 10 टू द पावर -6 मीटर छोटा के जितना है। उसके बाद एक क्या आता है नैनो, नैनो का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर -9, नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल जिसका साइज 10 टू द पावर -9 मीटर है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी छोटा है, इसीलिए नैनो पार्टिकल पर इतना काम हो रहा है। आपका बायोलॉजी में भी काम होता है, लाइफ साइंस में क्या होता है, वेंस के अंदर है, वेंस के अंदर जाना है, नसों के अंदर जाना है फलाना, तो क्या होता है कई रोबोट्स बनाए गए जो नस के अंदर जाके ब्लड क्लॉट है, वेंस ये है, बैक्टीरिया से भी छोटे साइज का है, वो आराम से पार हो सकता है, कुछ उसके थ्रू इंजेक्ट करना है, बैक्टीरिया ही खत्म करना है, जो भी करना है तो आराम से वेंस के अंदर जा सकता है। तो नैनो फिजिक्स है या नैनो पार्टिकल्स है जिसका साइज क्या होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। और एक आग अगर ध्यान रखोगे क्या होता है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम कितना होता है बताया सब डिटेल, 10 की पावर -10। बाकी और भी होता है फिजिक्स में आगे यूज करोगे, पिको होता है 10 टू पावर -12, फेम्टो होता है -15, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना कम से कम ध्यान रखो। और बड़े यूनिट में 2-4 याद होना चाहिए, एक मेगा कितना होता है 10 टू द पावर 6, गीगा 10 टू द पावर 9, ठीक है ना, बाकी और होता है। तो खैर 10 मिली सेकेंड यहां पे थे, मिली मतलब क्या है 10 टू द पावर -3, तो क्या लिखेंगे मिली हटाएंगे 10 इंटू 10 टू द पावर -3 सेकेंड, यानी अगर बोले तो 10 की पावर -2 सेकेंड, हाँ 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, ठीक। बस इसको सॉल्व करो, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, जरा समझो यहां पे 2 से ये गया कितना हो गया, 2 से 2 गया काम तमाम, 10 ये 0.1, 100 जगह ऊपर क्या हो जाएगा 1000 होगा, 1000 बाय 0.1 यानी 100 हो जाएगा, डायरेक्ट में लिख दूं, ये जाएगा 100 ऊपर, 100 इंटू 10 क्या होगा 1000, और 1000 इंटू 0.1 मतलब 1/10, यानी 1000 इंटू 1/10 मतलब 100 न्यूटन। पहले बताओ किसी को दुख तकलीफ नहीं। अब जरा एक बात बताना मुझे, ठीक है, तो 100 न्यूटन आ गया, एंगल क्वेश्चन में दिया रहेगा कहां से, ये वर्टिकल से दिया है तो वर्टिकल से लेंगे, क्वेश्चन में बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल से एंगल 30, तो फिर ये वाला एंगल 30 लेंगे, ठीक। बिना पेन चलाए मुझे बताओगे, सेम क्वेश्चन है और बोला गया कि हॉरिजॉन्टल से एंगल है 60 डिग्री, हॉरिजॉन्टल से एंगल है 60 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल बता दिया गया है 60 डिग्री है, और लॉट भी रहा है 60 पे। क्वेश्चन ऐसा बोला गया कि हॉरिजॉन्टल से 60 है और लॉट भी रहा है 60 पे, तो आंसर क्या होगा
सेम ही होगा ना, इससे 60 है तो ये 30 है, कंपोनेंट ऐसे ही टूटेगा 2mb sin थीटा, तो आंसर यही आएगा। ध्यान से सुनना, मैं अब बोल रहा हूं क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन में दिया था वर्टिकल से 30, अब मैं बोल रहा हूं वर्टिकल से 60, मैं बोल रहा हूं वर्टिकल से है 60 डिग्री, बिना पेन चलाए आंसर बताओ। वर्टिकल से मैं बोल रहा हूं 60 डिग्री, बिना पेन चलाए आंसर बताओ। हाँ तो जो भी होगा कैलकुलेट मन में करते हुए बिना पेन चलाए जल्दी से बताओ। वर्टिकल से मैंने बोला 60 डिग्री, बिना पेन चलाए जल्दी से। 60 में क्या ही चेंज आएगा, क्या दिमाग लगा, √3/2, तो हाँ ठीक बोल रहा है बालक, एक √3 फैक्टर ही तो एक्स्ट्रा आएगा, 2 तो ऐसे ही कैंसिल होगा जैसे हो रहा था, तो 100√3 हो जाएगा। जिस तरह का होगा ऐसा कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा, इससे पहले क्या था, केवल x के लॉन्ग था तो हमको y देखने की जरूरत नहीं थी, यहां पे किसी एंगल पे तो x y अलग अलग देखना पड़ा। या फिर मैं इतना क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे दो अलग डायरेक्शन में वेक्टर को सॉल्व करना पड़ा, बेसिकली मुझे टोटल का डेल्टा पी निकालना था ना। अब समझो एक बात, क्वेश्चन तो हो गया, जरा कुछ चीजें समझो। अब टोटल का मुझे डेल्टा पी तो निकालना था, तो डेल्टा पी मतलब टोटल पी, यानी टोटल पी फाइनल, मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं माइनस पी इनिशियल, यही तो करना था हमको, और इसका मैग्नीट्यूड लेना था। तो मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या करेंगे, मॉड लगा दिया, इधर भी क्या करेंगे, वेक्टर का मॉड लगा देंगे, और वेक्टर का रिजल्टेंट सॉल्व करना बताया था ना, वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या लिखते हैं, √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो a² का मैग्नीट्यूड m इंटू वी ही तो है, और इसका मैग्नीट्यूड m इंटू वी है, तो एक का m इंटू वी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² m इंटू वी का होल स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूं, बस मुझे एंगल चाहिए। तो क्या इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करके, ऐसे ना तोड़ के, √a1² प्लस a2² 2a1 माइनस 2a1 cos थीटा, यानी p1² प्लस p2² या p इनिशियल p फाइनल जो भी है, p इनिशियल को p1 लिखा, फाइनल को p2 लिखा, तो √p1² प्लस p2² माइनस 2p1 p2 cos थीटा से करके देखो 2mb sin 30 ला पा रहे हो, जरा एक मिनट ट्राई करके देखो, तो एक नया अप्रोच पता लग जाएगा। देखो एक मिनट में जल्दी से देख के बताओ सेम आ रहा है कि नहीं। देखो एक बात समझो यहाँ पे, मैंने इस क्वेश्चन के लिए क्या बोला कि एक और अप्रोच हो सकता है क्या, अगर मैं इतना ना करना चाहूं, x के लॉन्ग तोड़ा, y के लॉन्ग तोड़ा, ऐसे नहीं ब्रेक करना चाहूं, तो देखो इसमें सिंपल क्या है कि आपको पूरा वेक्टर अगर निकालना था तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं, √p1 माइनस p2, सॉरी फाइनल p2 माइनस p1 √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ऐसे भी निकाल सकता हूं। अगर मैं ऐसे करना चाह रहा हूं क्वेश्चन को, तो जरा बात को समझो, और करना चाह रहा हूं, मैं उतना नहीं कंपोनेंट तोड़ना चाह रहा, तो मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा पी का मॉड वहां लिखा ही है ना, p फाइनल माइनस p इनिशियल, तो डेल्टा पी का मॉड, यही तो पता कर रहे हैं, यही तो है। तो क्या लिखेंगे, √p1² या pi लिखा है तो ठीक है, pi का स्क्वायर प्लस pf का स्क्वायर a² प्लस b² माइनस, फॉर्मूला पढ़े हैं 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े ना। बस क्या चाहिए मुझे, दोनों के बीच का एंगल। अब जरा समझो, इनिशियल मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, ये है इनिशियल मोमेंटम, पी आई की ये डायरेक्शन है ये वाली, और फाइनल मोमेंटम पी एफ की ये डायरेक्शन है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। अगर आप दोनों वेक्टर का देखो, ये 30 है, ये एंगल कितना होगा 60, कितने लोग ऐसा सोच रहे हो, समझो ये 60 ये भी 60, तो दोनों वेक्टर के बीच 120 डिग्री एंगल कितने लोग सोच रहे हो, जल्दी, दोनों वेक्टर के बीच ये एंगल 120 कितने लोग सोच रहे हो, ये 60 30 है तो ये 90 60 हो जाएगा, ये 30 टोटल 90, ये 60 60 120, ऐसा कितने लोग सोच रहे हो। हाँ, ये एंगल अगर 120 आपके दिमाग में आ रहा है तो बिल्कुल गलत आ रहा है, ये नहीं सोच सकते। क्यों, क्योंकि इस वेक्टर का हेड है और इसका क्या है, टेल है, इसका टेल और हेड, हमने बताया एंगल वेक्टर में कभी भी हेड हेड या टेल टेल के बीच में लेते हैं, हेड टेल के बीच एंगल नहीं ले सकते, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 हम यूज नहीं कर सकते। तो अगर मुझे यहाँ थीटा यूज करना है तो फिर थीटा कौन सा यूज करूं। अब देखो ऐसे में क्या करेंगे कि इसका हेड और इसका टेल मिल रहा है, तो फिर हमने क्या बोला था, वेक्टर को पहले ही ट्रांसफॉर्म कर दो, इसको बढ़ा दो, इस वेक्टर को बढ़ा दिया, इस वेक्टर को बढ़ा दिया, ये वेक्टर जो है इसको उठा के यहां रख दिया।
अब इससे फायदा क्या हुआ, जब इस पूरे वेक्टर को पैरेलली उठा के शिफ्ट कर दिया यहां, तो अब इसका टेल और इसका टेल मिलने लगा दोनों का, तो एंगल बिटवीन वेक्टर यहां पे क्या होगा, ये होगा 60। हाँ, दोनों के टेल टेल का एंगल, और ये होगा एंगल बिटवीन वेक्टर। समझ में आ रही है बात, वेक्टर में बताया ये चीज डिटेल में। ये 30, अच्छा ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ये वाला एंगल 30 है, ये लाइन और ये लाइन कट कर रही है, ये लाइन और ये वाला लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल 30 है, तो ये वाला भी क्या होगा 30, तो ये एंगल 30 और ये 30, टोटल एंगल क्या होगा 60। तो यहां एंगल बिटवीन वेक्टर क्या यूज करेंगे 60 डिग्री। बात आ रही है समझ में, तो एंगल बिटवीन वेक्टर 60 डिग्री होगा। अगर हम डायरेक्ट करना चाहते हैं तो वेक्टर से, तो हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहां देखो जरा, पी आई और पी एफ दोनों मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है ना, बस डायरेक्शन अलग है। पी आई का मैग्नीट्यूड क्या है, मास m माना, तो ये पी आई इक्वल टू क्या है mv तो है, और पी एफ भी मास तो वही है, तो ये भी mv है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, mv है या p मान लो सेम है या mv ही चल रहा है, तो mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर माइनस 2mv इंटू mv स्क्वायर, इसका भी mv इसका mv इंटू कॉस कितना लिखेंगे 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये थीटा कितना हुआ 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होगा 1/2, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसल। अब मुझे एक बात बताओ, 2 से 2 गया काम तमाम, ये mv का होल स्क्वायर तो ये भी है ना, तो m स्क्वायर v स्क्वायर और ये एक m स्क्वायर v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो mv का होल स्क्वायर बचेगा। mv का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा mv, तो चेंज इन मोमेंटम क्या आया mv आया, चेंज इन मोमेंटम mv आया। जरा इसको ध्यान से देखना, तो 2mv sin 30, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2 ही तो है, तो यहां भी तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, mv तो आ रहा है। बात समझ में आ रहे हो, यहां भी ऊपर जो डेल्टा पी है वो दरअसल mv ही तो है, 2mv sin 30, sin 30 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, ये भी mv है ये भी mv है, सॉल्व करोगे सेम वैल्यू आएगी mv/t। करके देख लो, वैसे आई क्या, करके क्या देखना, या इच्छा हो रही है मन दिल नहीं मांग रहा, सेम ही आया तो सेम ही आएगा, करना कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन चलो ठीक, अगर इच्छा ही है डेल पी बाई डेल टी, तो डेल पी mv/t, और m कितना है तो 100, मतलब बदला था 0.1 kg, v है 10, और ये 10 टू द पावर क्या -2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 3, और 3 और ये जाएगा तो क्या हो जाएगा 100, 10 की पावर ये ऊपर जाएगा 213, और 0.1 क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि 100 मीटर। तो बात समझ में आया, तो हम बिना कंपोनेंट थोड़ी बात कर सकते हैं, बट वेक्टर के बीच में एंगल हमको देखना पड़ेगा, तो ये भी एक सिंपल अप्रोच हो सकता है। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन लिखो, और लिखो ए मशीन गन कैन फायर 10 बुलेट्स, मशीन गन कैन फायर 10 बुलेट्स पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 10 बुलेट फायर हो रहा है। ए मशीन गन कैन फायर 10 बुलेट्स पर सेकेंड, ठीक है, ऑफ मास, उसी में लिखना 10 बुलेट्स पर सेकेंड ऑफ मास 10 ग्राम ईच, हर एक बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम है। मशीन गन कैन फायर 10 बुलेट्स पर सेकेंड ऑफ मास 10 ग्राम ईच, ठीक। स्पीड ऑफ ईच बुलेट, हर एक का स्पीड दे रखा है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ ईच बुलेट इज 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन पता क्या करना है, फोर्स ऑफ रिकॉइल, तो रिकॉइल का फोर्स कितना है बताना है। ऑप्शन दे रखा है कुछ ही, 20 डाइन, बी 200 डाइन, सी 2000 डाइन, या डी 100 डाइन, या 100 डाइन। अब देखो इसमें एक बात तो ठीक है, रिकॉइल क्या है देखेंगे, आंसर फोर्स पूछा गया, फोर्स किस में आंसर दिया है डाइन में,
डाइन किसमें यूनिट होती है? सीजीएस में। और डेटा भी क्वेश्चन का देखोगे सारे डेटा किसमें? सीजीएस में ही है। सेकंड तो होता ही है, ग्राम है, सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी यूनिट कन्वर्ट नहीं करना है पहला। दूसरा क्या बताना है? फोर्स ऑफ रिकॉइल। तो फोर्स ऑफ रिकॉइल का मतलब क्या होता है? रिकॉइल का मतलब होता है जो एक्शन का रिएक्शन मिलता है। जैसे बंदूक वगैरह है ना, या मशीन गन फायर करते हैं, तो फायर करने के लिए बुलेट क्या होता है? आगे की तरफ भागता है। तो गन क्या होता है? पीछे की तरफ धक्का खाता है। तो गन पीछे की तरफ धक्का खाता है, एक्शन का रिएक्शन मिलता है, तो जो पीछे की तरफ धक्का खाता है उसी को बोलते हैं फोर्स ऑफ रिकॉइल। तो वो डिपेंड करता है किस स्पीड से बुलेट निकला है। इसीलिए नॉर्मल जब डिफेंस वगैरह में या एनसीसी वगैरह की भी ट्रेनिंग करते हैं तो बंदूक वगैरह चलाने सिखाया जाता है। नहीं तो पुराना जो राइफल खास करके होता था उसमें बड़ा बॉडी थे तो झटका बहुत तगड़ा लगता है, तो कंधे से एकदम सटा के नहीं फायर किया जाता है। तो फायर किया इतना तगड़ा झटका देगा कंधा ही तोड़ देगा, तो इसलिए थोड़ा दूर रख के चलाया जाता था। तो खैर आपको यही बताना है फोर्स ऑफ रिकॉइल। रिकॉइल मतलब री वर्ड का मतलब होता है फिर से, अगेन। ये अगेन का मतलब क्या है? रिटर्न। री मतलब रिटर्न और कॉइल मतलब रिटर्न की वेलोसिटी बतानी है, तो रिकॉइल। अब फोर्स ऑफ रिकॉइल जरा बात को समझोगे। शुरू में बुलेट क्या था? रेस्ट में था, बाद में निकला तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? वही बंदूक को ट्रांसफर होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा कि जो मास इनटू वेलोसिटी जिससे निकला, एक बुलेट कितने से निकला और कितना बुलेट दिया है उसमें सोचो। तो m इंटू वी जो भी वेलोसिटी होता है, और शुरू में क्या था? 0, तो चेंज हो जाएगा कितना? जितना मोमेंटम था निकला और माइनस शुरू का 0 बाय टाइम जो अब तक करते हैं। मैंने काफी ज्यादा हिंट दे दिया, अब जरा बताओ, ट्राई करो। देखो इस क्वेश्चन को समझो। बताया फोर्स ऑफ रिकॉइल का मतलब क्या है कि बुलेट किस वेलोसिटी से निकला, किस मोमेंटम से निकला। जो चेंज इन मोमेंटम होगा वही तो रिकॉइल में दिखेगा, बंदूक पे वही असर दिखेगा मशीन गन पे। तो जब शुरू में क्या था, फाइनल क्या था? मास इनटू जिस वेलोसिटी से निकला mv, और शुरू में क्या था? 0 बाय टाइम, मान लो t टाइम। अब F इक्वल टू सिंपल mv बाय t आया। अब एक बात समझो, तुमको नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड दे रखा है, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। अगर बोलो एक बुलेट होता तो क्या होता? mv बाई टी। 2 बुलेट होता तो 2 mv बाई 3, 3 बुलेट 3 mv बाई टी, n बुलेट n mv बाई टी। तो फॉर, अगर मैं n बुलेट लिखूंगा, फॉर n बुलेट, n बुलेट्स, तो क्या बोल लिखूंगा? अगर चलो कैपिटल n से लिखते हैं, फॉर n बुलेट्स, तो n बुलेट्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? m n v बाई टी। और क्वेश्चन में ध्यान करो, क्वेश्चन में ध्यान दो, n नहीं दे रखा है, n बाई टी दे रखा है। नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड दे रखा है ना, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड, यानी n बाई टी दे रखा है, ये n बाई टी। तो मुझे इसकी वैल्यू दे रखी है 10, n बाई टी दे रखा है। तो n बाई टी दे रखा है, m क्या है? 10 ग्राम। चूंकि आंसर सीजीएस में इसलिए कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है किसी को। 10 m दे रखा है कितना? सॉरी 10 ग्राम दिया था, 100 10 दिया था ना, m 10 दिया था। n बाई टी क्या दे रहा है? नंबर बुलेट्स पर सेकंड, ये भी 10 और वेलोसिटी 20। तो सिंपल क्या हो गया? 2000। और यूनिट क्या होगा? डाइन। पहले बताओ इसमें किसी को दुख तकलीफ? कोई समाज में दुख में नहीं। तो आज के लिए अब इतना ही रहने देते हैं, कल फिर आगे बताएंगे, ठीक है। कल न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड कई सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वेट बताऊंगा क्या होता है, उस पर क्वेश्चन करेंगे, एक के ऊपर एक ब्लॉक रखा है क्या होता है, प्लस कंस्ट्रेंट मोशन कुछ होता है, उन सब पे देखेंगे। अब जो आपका लेक्चर है वो रेगुलर मिलता रहेगा, बीच में थोड़ा गैप हो गया था, मुझे इंपॉर्टेंट काम था इसलिए। अब क्या है कि आपका लेक्चर रेगुलर हर दिन यूट्यूब पे आता रहेगा, तो कंप्लीट सिलेबस आएगा, परेशान नहीं होना है, सारा सिलेबस ऑन टाइम यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है।